क्लास 12 केमिस्ट्री का आज हम लोग पाठ्य निहित प्रश्न लगाएंगे। पहला आपका दिया है कि ठोस कठोर क्यों होते हैं, तो इसका आंसर होगा कि कम तापमान पर ठोस पदार्थों की ऊष्मण ऊर्जा कम होती है, अतः ठोस के अवयव पास पास होते हैं, अतः वे निश्चित स्थान घेर लेते हैं। अवयव केवल अपने अक्ष पर कंपन करते हैं, अतः ठोस कठोर होते हैं। दूसरा प्रश्न है कि ठोस का आयतन निश्चित क्यों होता है, तो आप बता सकते हैं कि जो ठोस होता है उसका द्रव्यमान भी निश्चित होता है, इसीलिए ठोस का आयतन भी निश्चित होता है और आयतन बराबर द्रव्यमान बटा घनत्व। कह रहा है निम्नलिखित को क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में बांटना है, मैंने बताना है कौन क्रिस्टलीय है और कौन अक्रिस्टलीय है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्रिस्टलीय में और अक्रिस्टलीय ठोस में कौन होगा क्रिस्टलीय कौन होगा अक्रिस्टलीय। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्रिस्टलीय ठोस में क्या क्या आएगा, पोटेशियम नाइट्रेट आ जाएगा, तांबा आ जाएगा, बेंजोइक अम्ल आ जाएगा और नेफ्थलीन आ जाएगा। अक्रिस्टलीय ठोस में पॉलीयूरिथेन आ जाएगा, टेफ्लॉन, सेलिफेन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड और ऐसा कांच आ जाएगा। उसके बाद से 4 नंबर क्वेश्चन है, कांच को अतिशीषित द्रव क्यों माना जाता है, तो इसका उत्तर होगा कांच स्वतंत्र रूप से बहाव तथा उच्च विस्फोटी गुणों को दर्शाता है, जिस कारण इसे अतिशीषित द्रव कहा जा सकता है। तो यह भी बहुत आसान था। 5वां है, एक ठोस के अपवर्तनांक सभी दिशाओं में समान मान प्रेक्षित होता है, इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए तथा क्या यह विदलन गुण प्रदर्शित करेगा, तो आपका उत्तर होगा ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में मान समान होता है, ऐसा अक्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है। तब अनियमित सतहों वाले 2 टुकड़ों में काटा जाता है, इस प्रकार के ठोस लघु परासी व्यवस्था दर्शाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उपस्थित अंतराण्विक बलों के प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित ठोसों के विभिन्न संवर्गों में वर्गीकृत कीजिए, माने आपको बांटना है कौन सा ठोस है। तो पहले आपका देखिए पोटेशियम सल्फेट है, इसको आयनिक ठोस कह सकते हैं। दूसरा ठोस बेंजीन जिसको आणविक ठोस, यूरिया आयनिक ठोस, अमोनिया आणविक ठोस, जल आणविक ठोस, जिंक सल्फेट आयनिक ठोस, ग्रेफाइट सहसंयोजक आबंध, रुबिडियम धात्विक ठोस, आर्गन आणविक ठोस, सिलिकॉन कार्बाइड सहसंयोजक आबंध। प्रश्न 7 है, ठोस ए अत्यधिक, देखिए क्वेश्चन आपका है 7 नंबर, तो 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि ठोस ए अत्यधिक कठोर तथा ठोस एवं गली दोनों अवस्थाओं में विद्युत रोधी है और अत्यंत उच्च ताप पर पिघलता है, यह किस प्रकार का ठोस है, तो आप उत्तर में लिख सकते हैं जाल या सहसंयोजक ठोस। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 8 है, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, व्याख्या कीजिए। तो ठोस अवस्था में सभी आयन एक निश्चित स्थान घेर लेते हैं, वे ठोस अवस्था में गति नहीं कर सकते हैं लेकिन दोलन कर सकते हैं, अतः ठोस अवस्था में यह विद्युत चालन नहीं कर सकते हैं लेकिन गलन अवस्था में आयन एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, इस कारण विद्युत का चालन करते हैं। यानी बता सकते हैं कि जो आयनिक ठोस होते हैं जब इसको जल में डालते हैं तो अपने आयन यानी धनायन और आयन में टूट जाते हैं, इस कारण ये विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो अपने आयनों में नहीं टूटे होते हैं, इसलिए विद्युत का कुचालक होता है। प्रश्न 9 है, किस प्रकार के ठोस विद्युत चालक आघात वर्धीय और तन्य होते हैं, तो आप बता सकते हैं धात्विक ठोस विद्युत के चालक होते हैं तथा आघात वर्धीयता तथा तन्यता के गुण प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद से प्रश्न 10 है, जालक बिंदु से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर होगा जालक का प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु कहलाता है। दूसरा कह सकते हैं क्रिस्टक जालक का प्रत्येक बिंदु एक अवयव को निरूपित करता है। तीसरा कह सकते हैं जालक बिंदु एक रेखा में जुड़े होते हैं। प्रश्न 11 है, एकक कोष्ठिका को अभिलाक्षणी करने वाला पैरामीटरों के नाम बताइए, तो एकक कोष्ठिका को अभिलाक्षणी करने वाले पैरामीटर निम्नलिखित हैं। कोष्ठिका के कोरों की लंबाई ए बी और सी, यानी जो अक्ष होता है उसको ए बी सी लिख सकते हैं। ये 3 पैरामीटर होते हैं जो आपस में लंबवत होते हैं और 3 और पैरामीटर होते हैं कोरों के जो होते हैं कोर जो होते हैं कोरों के मध्य
अल्फा, बीटा और गामा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और तीसरा एकक, तो अतः एकक कोष्ठिका को परिभाषित करने वाले 6 पैरामीटर होते हैं। एक ए बी सी कोण की लंबाई तथा अल्फा बीटा गामा अक्षीय कोण होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में विभेद कीजिए। पहला जो होता है षटकोणीय और एकंताक्ष एकक कोष्ठिका, दूसरा होगा फलक केंद्रीय और अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो आप षटकोणीय एकक कोष्ठिका में कह सकते हैं कि इस कोष्ठिका की अक्षीय दूरी ए बी के बराबर होता है, लेकिन सी के बराबर नहीं होता है। तो ए बराबर बी नॉट इक्वल सी, तथा अक्षीय कोण अल्फा और बीटा का कोण 90 डिग्री होता है तथा गामा का कोण 120 डिग्री होता है। उदाहरण में आप लिख सकते हैं ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड और कैडमियम ऑक्साइड इसके उदाहरण हो जाएंगे। उसके बाद से नेक्स्ट पर जब आप चलेंगे तो एक और आपका आता है एकंताक्ष एकक कोष्ठिका। तो आप बता सकते हैं कि जो आपका एकंताक्ष एकक कोष्ठिका में अक्षीय दूरी ए बराबर ए नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी तथा अक्षीय कोण जो होता है अल्फा और गामा का मान 90 डिग्री, बीटा का मान भी 90 डिग्री होता है। एकंताक्ष जो होते हैं उदाहरण में गंधक लिख सकते हैं, सोडियम सल्फेट लिख सकते हैं, जल इत्यादि लिख सकते हैं। दूसरा आपको अंतर बताना है फलक केंद्रीय और अंत्य केंद्रीय एकक कोष्ठिका में। हम लोग जानते होंगे कि फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका में जो होता है, फलक केंद्रीय एकक कोष्ठिका में एक अवयव प्रत्येक कोने पर तथा एक अवयव प्रत्येक फलक पर उपस्थित होता है। उसके बाद से अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका में प्रत्येक कोर पर एक अवयव तथा केंद्र में एक अवयव उपस्थित होता है। उसके बाद से प्रश्न 13 आपका है, स्पष्ट कीजिए कि एक घनीय एकक कोष्ठिका के पहला दिया है कोने पर और जो सेकेंड होता है इस पर बताना है कि कोने पर और अंत्य केंद्र पर उपस्थित परमाणु का कितना भाग सन्निकट कोष्ठिका से सहभाजित होता है। तो पहला बता सकते हैं कि कोर पर उपस्थित अवयव का केवल 1/8वां भाग ही उस एकक कोष्ठिका से संबंधित होता है, क्योंकि कोर पर उपस्थित अवयव 8 एकक कोष्ठिका में भागीदारी रखता है। 4 प्रथम पंक्ति और 4 द्वितीय पंक्ति के एकक कोष्ठिका में होते हैं। उसके बाद से जो आपका होता है सेकेंड, हम लोग देखते हैं कि केंद्र में उपस्थित अवयव अपना पूरा योगदान उसी एकक कोष्ठिका को देता है जिसके अंदर वह होता है। 14 नंबर प्रश्न आपका है कि एक अणु का वर्ग निबित संकुलित परत में द्विविमीय उप सहसंयोजक संख्या क्या होती है। तो इस व्यवस्था में प्रत्येक अणु का 4 अन्य से स्पर्श करते हैं, अतः द्विविमीय वर्ग निबित संकुलित परत में सहसंयोजन संख्या 4 होती है। इस तरीके देखिए ये आपका वर्गीय है। एक अगर हम लोग कोशिका लेते हैं, एक कण लेते हैं तो अपने पास वाले 4 कणों का स्पर्श करते हैं और जब स्पर्श करते हैं हम लोग तो यह एक वर्ग की संरचना प्राप्त होता है। प्रश्न 15 है कि एक यौगिक षटकोणीय 15 आप देख सकते हैं कि कह रहा है कि एक यौगिक षटकोणीय निबित संकुलित संरचना बनाता है, इसके 0.5 मोल में कुल रिक्तिकाओं की संख्या कितनी होगी, उनमें से कितनी रिक्तिका चतुष्फलकीय होगी। तो आप बता सकते हैं उत्तर में कि 0.5 मोल षटकोणीय निबित संकुलित संरचना 0.5 मोल अष्टफलकीय रिक्ति एवं 2 गुना चतुष्फलकीय रिक्तिका रखता है। तो इस तरीके से इस उत्तर को आप बता सकते हैं। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर अब शुरू होता है 16 नंबर। तो 16 नंबर में कहता है कि एक यौगिक 2 तत्वों यम और यन से बना है। तत्व यन CCP यानी आप इसको CCP संरचना बनाता है और यम के परमाणु चतुष्फलकीय रिक्तिका के 1/3 भाग को अध्यारोपित करते हैं। तो यौगिक का सूत्र आपको बताना है। देखिए तो अगर सिंपल आप लगाना चाहते हैं तो 1/3 है, आप इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा। और 2 आपका है यम और यन, तो यम के नीचे आप 2 लिख देंगे और जो यन होगा उसके नीचे 3 लिख देंगे। यहाँ पर 2/3 आएगा। इस तरीके से संरचना आपकी प्राप्त हो जाएगी। प्रश्न आपका 17 आता है। 17 में कहता है कि निम्नलिखित
में से किस जालक में उच्चतम संकुलन क्षमता होता है? आपका दिया है सरल घनीय में, अंतःकेंद्रित घन में और षटकोणीय निबिड़ संकुलित में। तो हम जानते होंगे सरल घनीय एका कोष्ठिका का जो होता है बहुत ही सिंपल HSP और CCP, यानी आप इसमें बता सकते हैं कि जो आपका संकुलन क्षमता सबसे अधिक जो होता है, आप तो इसको बता सकते हैं सरल घनीय वाला जो होता है मात्र 52.4% होता है। अंतःकेंद्रित वाला जो आपका होता है वह अंतःकेंद्रित वाला जो होता है वह आपका 68% होता है और षटकोणीय निबिड़ संकुलन वाला जो होता है 74% होता है। उसके बाद से प्रश्न 18 के पास हम लोग चलते हैं और 18 नंबर जो क्वेश्चन है वह कहता है कि एक तत्व का मोलर द्रव्यमान का मतलब यम जिसका मान आपका दिया गया है, जो मोलर द्रव्यमान यम जो है उसका मान 2.7 × 10⁻² किलोग्राम, यह 405 पिकोमीटर लंबाई का मतलब होता है कि ये ए का मान दिया गया है, ए बराबर 405 पिकोमीटर है तो 10⁻12 मीटर हो जाएगा। एका कोष्ठिका बनाता है तो यदि इसका घनत्व डी का मान 2.7 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है तो घनीय एका कोष्ठिका की प्रकृति क्या होगी? तो आप एका कोष्ठिका का घनत्व डी बराबर ZM और A/3N0 से आप हल कर सकते हैं। जो मान दिया है इसको अवगाद्रो संख्या है इतना देते हैं तो Z बराबर सूत्र होता है A/3 × D × N0/m। A3 का मान आप भर देंगे जितना दिया गया है, पी को घटाएंगे 10⁻12 3 तो 3, डी का मान 2.7 × 10⁻³ और इस तरीके से मान भर करके आप हल करेंगे तो 3.99 आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 के पास आते हैं और 19 जो क्वेश्चन है वह कहता है कि जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है? इसमें कौन सी भौतिक गुण प्रभावित होते हैं और किस प्रकार? तो आप बता सकते हैं 0 केल्विन ताप पर क्रिस्टल का अवयव निश्चित स्थिति दर्शाते हैं, लेकिन तापमान के बढ़ने पर कुछ विशेष प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि अवयव की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। उत्पन्न दोष से न केवल गुणधर्म परिवर्तित होते हैं बल्कि नए गुणधर्म दर्शाते हैं। किसी ठोस को गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन गतिशील हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के हटने पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, अतः चालक में परिवर्तन हो जाता है, परिणाम से चुंबकीय गुण में भी परिवर्तन हो सकता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के पास चलते हैं। 20 कहता है कि निम्नलिखित किस प्रकार के स्टाइकोमेट्री दोष जलाते हैं? जिंक सल्फाइड, तो उत्तर में लिख सकते हैं जिंक सल्फाइड फ्रैंकल दोष प्रदर्शित करता है। सिल्वर ब्रोमाइड फ्रैंकल और एस्कोटी दोष उत्पन्न करता है। और प्रश्न 21 से कह रहा है कि समझाइए कि एक उच्च संयोजी धनायन को अशुद्धि की तरह मिलाने पर आयनिक ठोस में रिक्तता किस प्रकार प्रविष्ट होती है? तो उत्तर में बता सकते हैं यदि गलित NaCl में थोड़ी सी मात्रा SrCl2 क्रिस्टल को मिलाया जाए तब Na+ आयन का स्थान SR2+ लेते हैं, 2 सोडियम प्लस के स्थान पर 1 SR2+ आता है। इस प्रकार धनायन रिक्तता उत्पन्न होती है जो SR2+ के समान होती है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 22 आपका है। 22 कहता है कि जिन आयनिक ठोसों में धातु अधिक के दोष के कारण रिलायनिक रिक्तता आती है वे रंगीन होते हैं। इस उपयुक्त उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो रिलायनिक रिक्तता के कारण धातु अधिक के दोष क्षारकीय हैलाइड जैसे NaCl और KCl इस प्रकार का दोष होता है। जब NaCl के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म किया जाता है तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल को सतह पर जम जाता है। क्लोरीन माइनस आयन क्रिस्टल के सतह में विस्तारित हो जाते हैं और सोडियम परमाणुओं के साथ जुड़कर NaCl देते हैं। ऐसा सोडियम प्लस आयन बनाने के लिए सोडियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से होता है और इस प्रकार से यौगिक रंगीन हो जाता है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 वर्ग 14 के तत्वों का n प्रकार का अर्धचालक में प्रयुक्त अशुद्धि द्वारा आप निश्चित करके रूपांतरित करते हैं। यह अशुद्धि किस वर्ग में संबंधित होनी चाहिए? अशुद्धि वर्ग 15 में संबंधित होना चाहिए। और प्रश्न लास्ट है 24 किस प्रकार के पदार्थों से अच्छे अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं? लोह चुंबकीय अथवा फेरो चुंबकीय? अपने उत्तर की औचित्य बताइए। तो कुछ पदार्थ जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकिल तथा इससे हम लोग अस्थायी चुंबक बना सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से अगर कोई पूछता है तो आप इसको बता सकते हैं।